हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 तक का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। यहाँ पे है विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे। ये दिन कब मनाया जाता है? हर साल ये दिन मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। हर साल इसके लिए एक अलग थीम यानी कि विषय होता है। इस साल इसका विषय क्या है? इस साल इसका विषय है लेट कम्युनिटी लीड। याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में डेट की बजाय थीम भी पूछ लेता है। तो थीम थी लेट कम्युनिटी लीड। 1 दिसंबर को माना जाता है पूरे विश्व भर में। इस दिन की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा की गई थी 1988 में। 1988 में इस दिन की शुरुआत की गई थी ताकि जो लोग हैं उनको एड्स के प्रति जागरूक किया जा सके। जो एड्स है इसका पूरा नाम, अगर हम साइंस के क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एड्स का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये एक तरह का विषाणु है जिसका नाम HIV होता है। आपने सुना होगा HIV एड्स। तो एड्स का फुल फॉर्म हो गया एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो दोनों के फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे है, आगे देखते हैं, एक सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस। ये भी भारत में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, ये दिन भारत में मनाया जाता है। तो जो सीमा सुरक्षा बल है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे BSF कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर। किस वर्ष हुई थी? 1 दिसंबर 1965 में। तो इसके स्थापना दिवस के रूप में 1 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है भारत में। जो BSF आप सभी को पता है, भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है और ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल माना जाता है। इनका काम है, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, सीमा सुरक्षा बल लिखा हुआ है, तो भारत के जो भी बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पे निगरानी करना और वहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। और ये जो सीमा सुरक्षा बल है BSF, ये जो है ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में। ये भी याद रखिएगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। ये दिन मनाया जाता है 3 दिसंबर को पूरे विश्व भर में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, या तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पूछ सकता है या अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। तो दोनों नाम याद रखिएगा। इसका आयोजन पहली बार 3 दिसंबर 1992 में हुई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है ये भी WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में जो ईयर था 1981, उसको अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों का वर्ष घोषित किया था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो वर्ष था 1981। तो इस वर्ष को घोषित करने के दौरान जो संयुक्त राष्ट्र है, इन्होंने जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके जो अधिकार हैं, उनको उनके अधिकार मिले, उनको बताया जाए कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको जीवन में सभी के बराबर अवसर मिले काम करने का। और इसी चीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और जो भी संस्थाएं हैं उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए इन्होंने प्रोग्राम आयोजित किए थे, जिसके बाद से 1992 में, ठीक है याद रखिएगा, 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑफिशियली 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के रूप में एक प्रस्ताव पारित कर दिया था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992। अब यहाँ पे चर्चा में आया है WHO। पिछला दिवस भी जो था वो WHO के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं। WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और अभी यहाँ पे महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम। याद रखिएगा, महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहानम। फिर यहाँ पे आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए फिर से यहाँ पे चर्चा में WHO आ गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जैसे कि WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF या यूनाइटेड नेशंस के जितने पार्ट हैं, तो यहाँ से स्टैटिक आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में बने ही रहते हैं इवेंट्स में। तो इनके बारे में तो आपको सब याद रहना चाहिए। तो देखिए करेंगे क्या, जहाँ पे भी इन संस्थाओं का
न्यूज़ आएगा तो हम साथ में स्टैटिक कवर करते रहेंगे, तो इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। बाकी आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, याद करने में उससे आसानी होगी। तो आगे देखते हैं, आयुष मंत्रालय और यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यहाँ पे पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मेन एम क्या होगा? इसका मेन एम ये है कि जो पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणाली है, इनका मानकीकरण किया जाए, उनमें उनकी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जाए, जो भी सुरक्षा पहलू हैं उनको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ा जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें प्रसारित किया जाए। तो इस कारण से ये एक MOU साइन किया गया है किसके किसके बीच में? जो हमारा आयुष मंत्रालय है और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हमने पिछली स्लाइड में देखा, अभी आयुष मंत्रालय की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आयुष है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आयुष का फुल फॉर्म याद रखना है। ये है आयुर्वेद, वाई से योगा और प्राकृतिक चिकित्सा हो गया, यू से हो गया यूनानी, एस से हो गया सिद्ध और एच से होम्योपैथी। तो AYUSH शॉर्ट में से आयुष कहा गया। तो आयुष मंत्रालय का जो गठन है ये 9 नवंबर 2014 को किया गया था। इसका गठन किया गया था कि जो भी हमारी भारत की चिकित्सा की प्राचीन प्रणाली हैं, जैसे कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इनका जो नॉलेज है वो पूरी दुनिया में बांटा जाए और जो भी बीमारियां हैं इनका इलाज करने के लिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब एक तरह से ये जो हमारी पुरानी चिकित्सा प्रणाली है इनको प्रमोट करने के लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है और अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, इनके बीच में भी एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पे हस्ताक्षर हुए हैं। इसका मेन एम क्या होगा? इसका एम होगा कि जो हमारा गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इसका उपयोग किया जाए और इसका उपयोग करके जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं इनके माध्यम से कार्गो, ग्राहक शिपमेंट है और उत्पाद है, इनका जो परिवहन है उसको बढ़ावा दिया जाए। देखिए अमेज़न सेलर से आपको समझ में आ गया होगा, आप अमेज़न पे जो भी शॉपिंग करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं नेशनल इंडिया में ही बनती है, बहुत सारी चीज़ें वो बाहर से इंपोर्ट होती हैं। तो इनके लिए जो गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है उसका उपयोग किया जाएगा और जो भी अंतर्देशीय जलमार्ग हैं उनके माध्यम से ये सारे कार्गो शिपमेंट वगैरह मंगाए जाएंगे। तो इस कारण से ये MOU साइन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे है विश्व मत्स्य पालन दिवस। विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में 21 नवंबर को ये दिन मनाया गया और इसी के अवसर पे गुजरात साइंस सिटी जो कि अहमदाबाद में है, तो गुजरात साइंस सिटी जो कि अहमदाबाद में, यहाँ पे 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये जो सम्मेलन था इसका जो उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं श्री परषोत्तम रूपाला, इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था और इसी इवेंट के दौरान उन्होंने एक पुस्तिका जारी की जहां पे भारत की राज्य मछली इसका नाम दिया गया है। ये एक पुस्तिका है। इस पुस्तिका में दिया क्या गया है कि हर राज्य से जो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ की मछली है, ठीक है, हर एक राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट मछलियाँ हैं हर एक राज्य से एक एक मछली ली गई और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई और उसके संरक्षण की बात की गई इस पुस्तिका में। फिर यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक है चर्चा में। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड की जो 2 स्कीम है इनको बंद करने का कहा है RBI ने। कौन कौन सी स्कीम है? एक है ई-कॉम और दूसरा है इंस्टा EMI कार्ड के तहत यहाँ पे जो ऋणों को मंजूरी दी जाती थी, तो इस ऋण के वितरण को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड को। अब यहाँ पे चर्चा में आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में कहते हैं। मुख्यालय इसका मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। जो शक्तिकांत दास जी हैं ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं और इनको इस वर्ष गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है शक्तिकांत दास जी को। RBI के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक यहाँ पे गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। जो RBI की स्थापना हुई थी किस एक्ट के तहत हुई थी, किस अधिनियम के तहत? तो ये हुई थी RBI एक्ट 1934। तो इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे
इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा दिया है कि पिछले महीने में बात की जाए तो 62 अरब 26 करोड़ डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का भारत से निर्यात हुआ है, और पिछले साल के कंपैरिजन में ये 9.34% अधिक रहा। वहीं समग्र आयात की बात करें तो ये 79 अरब 35 करोड़ डॉलर रहा है। तो याद रखिएगा, निर्यात में 62 अरब 26 करोड़ डॉलर अमाउंट और आयात में 79 अरब 35 करोड़ डॉलर। फिर यहाँ पे भारत और अमेरिका की संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास हुई जिसका नाम है वज्र प्रहार 2023। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले अगर आपको एक्सरसाइज का नाम दे देगा वज्र प्रहार 2023, भारत और किस देश के सेनाओं के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, तो भारत और अमेरिका के बीच में होती है। दूसरी चीज़ कि इस साल का जो संस्करण है 2023 का, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक और महोत्सव है जो कि है आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, तो जकार्ता में अभी हाल ही में आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, और इसका उद्घाटन जो आसियान में भारत के राजदूत हैं जयंत खोबरागढ़े इन्होंने किया। जयंत खोबरागढ़े इन्होंने इस आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा और जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। तो दुनिया के इन्होंने पहले लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च करने की योजना बनाई है। ये जो सैटेलाइट है ये अगले वर्ष यानी कि 2024, ठीक है, जून 2024 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। और इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम दिया गया है लिग्नोसैट। लिग्नोसैट ये सैटेलाइट का लॉन्च नाम है जो कि पूरी तरह से लकड़ी की होगी और इसे अगले वर्ष लॉन्च किया जाएगा। कौन कौन सी स्पेस एजेंसी है? नासा कहाँ की है? ये अमेरिका की। जाक्सा ये कहाँ की है? जापान की। अब ये जो सैटेलाइट है लकड़ी की क्यों बनाई गई? देखिए, जो भी जब पहले सैटेलाइट लॉन्च की जाती थी तो वो जब काम नहीं करती थी या नष्ट हो जाती थी तो अंतरिक्ष में काफ़ी सारा मलबा फैलता है जिसे डेब्रिस कहा जाता है। तो इससे काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। जो भी नई सैटेलाइट है अगर उनसे वो कचड़े टकराते हैं तो नई सैटेलाइट को भी लॉन्च होता है। लेकिन अगर लकड़ी का सैटेलाइट रहेगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, वो नष्ट होते हैं, तो जो मलबा है वो आसानी से साफ़ किया जा सकेगा। तो इस कारण से ये नई पहल की जा रही है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला करने के लिए जर्मनी की तरफ से एक भारत को पनडुब्बी देने का निर्णय लिया गया है। और ये जो पनडुब्बी है ये द बिगर 214 वर्जन HDW श्रेणी की उन्नत वेरिएंट की पनडुब्बी है, जिसे भारत में शिशुमार श्रेणी का नाम दिया जाता है। ठीक है, भारत में शिशुमार श्रेणी के नाम से जानी जाती है। कौन सा देश दे रहा है? जर्मनी, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद के लिए कश्मीर की 23 वर्षीय प्रोफेसर है अनुषा शाह। प्रोफेसर अनुषा शाह इनको चुना गया है। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस संस्था के इतिहास में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाली ये पहली भारतवंशी बनी है, इसलिए नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर अनुषा शाह। इसके बाद पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा कहाँ के प्रधानमंत्री थे? पुर्तगाल के। हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया की तरफ से न्यूज़। तो उत्तर कोरिया की जो सरकार है इन्होंने अपना नेपाल के काठमांडू में जो दूतावास है इसको बंद करने का फैसला किया है। तो काठमांडू में जो उत्तर कोरिया का दूतावास है ये बंद हो रहा है। पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री थे एंटोनियो कोस्टा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और प्रोफेसर अनुषा शाह ब्रिटेन की इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की अध्यक्ष बनी हैं। ये क्विक अपडेट्स याद रखिएगा। फिर यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड की बात करते हैं तो अमेरिका के आरोन बार्थोलमे हैं। आरोन बार्थोलमे, इनके नाम अभी हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इनका जो रिकॉर्ड है ये सबसे ज़्यादा पेंसिल रखने का है। इनके पास अभी प्रेजेंट में 69,255 पेंसिलों का भंडार है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है और ये एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। फिर इसके बाद है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये। एक आती है QS वर्ल्ड, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये एशिया की है। यहाँ पे जो एशिया की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की जाती है वो आती है इसमें एशिया की। ठीक है, तो 2024 की रैंकिंग है, इसकी हाल ही में घोषणा की गई है जिसमें
सबसे ऊपर 100 अंकों के साथ है चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी। चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। भारत की तरफ से सबसे ऊपर रहा आईआईटी बॉम्बे। ओवरऑल आईआईटी बॉम्बे 40वें नंबर पर रहा और भारत की तरफ से सबसे ऊपर रहा है। इसका टोटल स्कोर था 67.3। फिर यहाँ पे केरल के उत्तर पलक्कड़ जिले के जाने माने एडवोकेट हैं जिनका नाम है पी बालासुब्रमण्यम मेनन। पी बालासुब्रमण्यम मेनन, इन्होंने सबसे लंबे समय तक वकालत करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जिनके मुताबिक ये 97 वर्ष के हैं और इन्होंने 73 साल 60 दिन से ये वकालत में एक्टिव हैं, जो कि सबसे लंबे समय वकालत करने का एक रिकॉर्ड है। तो फिर जो भारत की तरफ से शुरू किया गया था आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसमें नया देश शामिल हुआ है जो कि है चिली। ठीक है, चिली लिखा हुआ है यहाँ पे, हुआ चिली। तो नया देश शामिल हुआ है चिली। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है आईएसए, ये लगभग 120 से भी ज़्यादा देशों का एक गठबंधन है, जिसमें से अधिकांश देश जो है ये सनसाइन है। सनसाइन का मतलब ये है कि या तो ये पूरी तरह से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में रहते हैं। और ये जो आईएसए है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मेन एम ये है कि जो जीवाश्म ईंधन है इस पर निर्भरता ख़त्म की जाए विश्व की। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन से निर्भरता ख़त्म किया जाए और उसको स्विच किया जाए सोलर एनर्जी की ओर, सौर ऊर्जा की तरफ उसको स्विच किया जाए। इस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2015 में वेम्बली स्टेडियम लंदन में एक भाषण में प्रस्तावित किया था आईएसए को। तो इसकी स्थापना कब हुई? 2015 में। अभी यहाँ पे महानिदेशक है अजय माथुर। ठीक है, महानिदेशक हैं अजय माथुर। और लेटेस्ट कौन सा देश जुड़ा है? चिली। फिर यहाँ पे शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे डॉक्टर एस बद्रीनाथ। हाल ही में 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। शंकर नेत्रालय के संस्थापक थे ये डॉक्टर एस बद्रीनाथ, हाल ही में निधन हो गया है। तो पूछ सकता है किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये डॉक्टर थे। इसके बाद मूव करते हैं खेल समाचार की ओर। सबसे पहले यहाँ पे आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 का जो आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप है, जो कि पुरुषों का विश्व कप था, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इसे हराया है भारत को। तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप जीत लिया 2023 का। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 6वीं बार ये विश्व कप अपने नाम किया है और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है विश्व कप जीतने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो विराट कोहली हैं भारत की तरफ से खेले और इन्होंने टूर्नामेंट में भारत की ओर से खेलते हुए 765 रन बनाए, सबसे ज़्यादा। इसके कारण इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इसके अलावा टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने 50 शतक भी पूरे किए। अभी तक 49 शतकों का रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा वनडे में शतक सचिन तेंदुलकर का। अब विराट कोहली ने 50 शतक लगा लिए। सबसे ज़्यादा वनडे में शतक हो गए हैं विराट कोहली के। वहीं भारत के तेज गेंदबाज थे मोहम्मद शमी। इन्होंने इस विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। 7 मैचों में इन्होंने टोटल 24 विकेट लिए, तो सबसे ज़्यादा विकेट टेकर यहीं थे। अब जो फाइनल मैच था ये कहाँ खेला गया? ये खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? अहमदाबाद में फाइनल खेला गया, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। विराट कोहली याद रखेगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं और इनका ये विश्व रिकॉर्ड भी। और ये जो 2023 का विश्व कप था ये भारत की मेज़बानी में खेला गया था। फिर यहाँ पे आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार है। प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार है, कौन से मंथ की बात करेंगे हम? अक्टूबर की। अक्टूबर माह का ये अवार्ड है। तो पुरुषों में न्यूजीलैंड के युवा क्रिकेटर हैं रचिन रविंद्र, इन्हें अक्टूबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया पुरुषों में। वहीं महिलाओं में जो पुरस्कार है वेस्ट इंडीज़ की हेले मैथ्यूज़ को दिया गया है। तो पुरुषों में न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और महिलाओं में वेस्ट इंडीज़ की हेले मैथ्यूज़, दोनों का नाम याद रखना है। फिर यहाँ पे इंग्लैंड के युवा फुटबॉलर हैं जूड बेलिंघम, इनको वर्ष 2023 का गोल्डन बॉय पुरस्कार दिया गया है। तो पूछ सकता है 2023 का फुटबॉल का गोल्डन बॉय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जूड बेलिंघम। या पूछ सकता है जूड बेलिंघम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेलते हैं। या पूछ सकता है जूड बेलिंघम किस देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं? तो इंग्लैंड के लिए। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, आपको सारे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे विश्व के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं सर्बिया के
नोवाक जोकोविच, इन्होंने शानदार प्रदर्शन अपना जारी रखा है और हाल ही में इन्होंने एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार इस टूर्नामेंट को जीता है। अब बताते हैं इन्होंने फाइनल में हराया किसे, तो इन्होंने फाइनल में हराया है जेनिक सिनर को। जेनिक सिनर जो है ये इटली के लिए टेनिस खेलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष थे मार्टिन स्नेडेन, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनकी जगह अब डायना प्यूकटापू लिंडन, याद रखिएगा, डायना प्यूकटापू लिंडन जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट की नई अध्यक्ष बनी है। इनका नाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट की ये पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो डायना प्यूकटापू लिंडन। फिर यहाँ पे भारत के दिग्गज क्यू खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी। इन्होंने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, पंकज आडवाणी, जो कि भारत के लिए क्यू खेलते हैं। फिर यहाँ पे नीदरलैंड के कार रेसर हैं मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस में जीत दर्ज की है। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन जो है नीदरलैंड के लिए कार रेसिंग करते हैं, नीदरलैंड के कार रेसर हैं। और किस टीम के लिए करते हैं, तो ये रेडबुल के लिए रेस करते हैं। ठीक है, कौन सी रेस जीते हैं, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस। फिर यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं मोहम्मद हफीज़, इनको पाकिस्तान टीम का नया निदेशक नियुक्त किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए निदेशक बने हैं मोहम्मद हफीज़। अब मूव करते हैं इंपॉर्टेंट MCQs की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे खेल के MCQ हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो यह है PV सिंधु। फिर किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक बनाया था, तो यह है पृथ्वी शॉ। फिर है यहाँ पे एक फुटबॉल की क्लब प्रतियोगिता जिसका नाम है ला लीगा, तो ये किस देश में खेली जाती है, ये खेली जाती है स्पेन में। फिर है पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल कौन सा खेल पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा होगा, तो यह ब्रेक डांसिंग। नेक्स्ट है विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, ये किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये हैं शतरंज के खिलाड़ी। फिर नेक्स्ट देखिए, कौन सा खेल चीन का राष्ट्रीय खेल है, तो चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। फिर है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो टोटल इन्होंने 6 पदक जीते थे। फिर वर्ष 2026 में एशियन गेम्स कहाँ होंगे, ये होंगे जापान में। नेक्स्ट है डायमंड लीग किस खेल से संबंधित एक वैश्विक टूर्नामेंट है, तो ये एथलेटिक्स से रिलेटेड एक डायमंड लीग जो है ये एक टूर्नामेंट है एथलेटिक्स से रिलेटेड। फिर टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने पुरुष मैराथन वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है, तो ये है एलियूड किपचोगे। फिर इनमें से कौन सा टूर्नामेंट जो है ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो भारत में डूरंट कप जो है ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है, किस चीज़ का है, फुटबॉल का। फिर है फ्रांसीसी फुटबॉलर एंटोनियो ग्रिजमैन, ये किस क्लब के लिए फ़ुटबॉल खेलते हैं, तो ये फुटबॉल खेलते हैं एटलेटिको मैड्रिड के लिए। नेक्स्ट है इस वर्ष US ओपन में पुरुष एकल वर्ग के चैंपियन कौन बने हैं, US ओपन ये आपके टेनिस की प्रतियोगिता है, तो पुरुष एकल वर्ग में चैंपियन कौन बने हैं, चैंपियन बने हैं नोवाक जोकोविक। फिर है भारत ने वर्ष 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कितने पदक जीते थे, तो भारत ने 19 पदक जीते हैं। फिर है मेहुली घोष, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये प्रतिनिधित्व करती हैं निशानेबाजी में। फिर है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है 2022 का, इसमें किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा गोल किए हैं, तो ये है किलियन एम्बाप्पे। फिर किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है, तो यहाँ अविनाश साबले, नीरज चोपड़ा और ओजस देवताले। फिर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, तो गेंदबाज हैं अनिल कुंबले। फिर वर्ष 2021 में किस देश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी, 2021 में जीता था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने किसको हराया था, इंडिया को। फिर किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कुश्ती में कांस्य पदक नहीं जीता था, तो ये है दीपक निया। नेक्स्ट है किस देश ने अब तक फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो अब तक बेल्जियम ने फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं जीता फीफा का। फिर है बेलोन दी ओर पुरस्कार जो है ये किस खेल से संबंधित खिलाड़ी को दिया जाता है, तो ये पुरस्कार दिया जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में। फिर है यूकी भामरी, ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं।
फिर है किस भारतीय बल्लेबाज ने एशियाई गेम्स में शतक बनाया, तो ये थे यशस्वी जायसवाल। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये किस तारीख को माना जाता है, किस डेट को। ये आप लोग के लिए क्विज का क्वेश्चन है, तो मेक श्योर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। आगे यहाँ पे देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसके अध्यक्ष और जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति के नाम की जो सिफारिश होती है, तो उस सिफारिश करने वाली समिति में कौन कौन शामिल है, तो इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष शामिल हैं। फिर है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्य इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। फिर है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करती है राज्य सरकार। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल वहाँ पे 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। फिर है राज्य मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन के संबंध में किस धारा में उपबंध किया गया है, तो ये किया गया है धारा 28 और धारा 20 में। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी क्या समझा जाता है, तो ये अधिकारी समझे जाते हैं लोक सेवक। फिर है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पे जब रिक्ति हो जाती है उस दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि उस एक सदस्य को प्राधिकृत करने की जो शक्ति है ये किस में होती है, तो ये शक्ति होती है राज्यपाल के पास। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है राज्य सरकार के सामने। फिर है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है भोपाल में। फिर है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो सेवा के उपबंध हैं ये अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत किए जाएंगे, तो ये धारा 26 के तहत किए जाएंगे। फिर कौन सी धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है, तो ये होता है धारा 28 के अंडर में। फिर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष के अलावा यहाँ पे 7 सदस्य और होते हैं। फिर है किस राज्य में सबसे पहले राज्य मानव अधिकार आयोग गठित किया गया था, तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ पे सबसे पहले राज्य मानव अधिकार आयोग गठित किया गया है। फिर है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। फिर राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो गठन किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। फिर मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, गठन हुआ था 1995 में। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यालय कहाँ होगा, तो कार्यालय होगा राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित स्थान पे। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करती है उस समिति में कौन कौन शामिल होगा, तो उस समिति में होंगे राज्य के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विपक्ष के नेता। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की पदावली के संबंध में किस धारा में उपबंध किया गया है, तो ये किया गया धारा 24 में। फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य लोक सेवक किस धारा के तहत समझे जाएंगे, तो धारा 39 के तहत लोक सेवक समझे जाएंगे। फिर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निबंध जो है ये किस में उपबंधित है, ये है धारा 26 में। नेक्स्ट है राज्य मानव अधिकार आयोग का सचिव किस श्रेणी का होगा, तो ये राज्य सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होगा। फिर यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है नमस्ते। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो जो नमस्ते है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, अब यहाँ पे देखिए कौन सा मंत्रालय शुरू किया है इसको, ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
और इनके साथ ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो इन दो मंत्रालयों ने मिलकर नमस्ते शुरू किया था। नमस्ते का फुल फॉर्म भी याद रखना है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। फिर यहाँ पे ISA है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है भारत में। फिर गोवर्धन योजना किस मंत्रालय ने लागू की है? तो ये योजना लाई थी जल शक्ति मंत्रालय ने। फिर यहाँ पे सौभाग्य योजना है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? तो सौभाग्य योजना लाई गई थी जितने भी गैर विद्युतीकृत घर थे, यानी ऐसे घर जहाँ पे बिजली नहीं थी, उन घरों को बिजली दी जाए, बिजली प्रदान की जाए उन घरों में, इस कारण से सौभाग्य योजना लाई गई थी। फिर PM स्वनिधि किस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित योजना है? तो ये है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित। फिर है मौद्रिक नीति के उपकरण में क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें नगद आरक्षित अनुपात, रेपो दर और खुले बाजार की क्रियाएं, ये आती हैं मौद्रिक नीति के उपकरण में। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कौन सी संस्थाएं शामिल हैं? तो इसमें शामिल हैं वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लेखा वर्ष का प्रारंभ होता है? तो लेखा वर्ष प्रारंभ होता है RBI का 1 अप्रैल को। फिर RG सरैया की अध्यक्षता में बैंकिंग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो बैंकिंग आयोग की स्थापना की गई थी 1969 में। फिर स्वच्छ भारत मिशन शहरी किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रारंभ किया गया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। फिर है यहाँ पे देखिए स्वयं पोर्टल। स्वयं मतलब स्वदेशी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? तो अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो यहाँ पे एक्टिव लर्निंग आपको दिख रहा होगा, तो समझ में आ गया है। ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम का एक पोर्टल था जो कि सरकार के द्वारा शुरू किया गया था स्वयं नाम से। स्वयं का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्वदेशी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो ये जारी की है विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक। फिर है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया यानी सिविल की स्थापना कब की गई थी? तो सिविल की स्थापना हुई थी सन 2000 में। नेक्स्ट है लीड बैंक योजना किस समिति की सिफारिश में प्रारंभ हुई थी? तो ये समिति थी ढींगरा समिति। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें आता है बचत सृजन, बचत का निवेश और बचत संग्रहण। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी 1974 में। फिर है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1952 में। फिर है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब शुरू किया गया था? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आया था 2021 में। फिर देखिए अभी हमने जो वहाँ पढ़ा था करंट में, उससे क्वेश्चन भी आ गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सम्मिलित होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? कौन सा देश था? चिली। फिर किस राज्य के मैटी केले को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मैटी केले आते हैं तमिलनाडु में। इन यहाँ के जो मैटी केले हैं तमिलनाडु के, इनको GI टैग दिया गया है। फिर है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1967 में, 1967। फिर है ग्लोबल फंड, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लोबल फंड का मुख्यालय है जिनेवा में। लास्ट क्वेश्चन है लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना किस मंत्रालय के द्वारा करवाई गई है? तो ये गणना करवाई गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चैनल पे PD यानी कि प्रतियोगिता दर्पण के भी वीडियो जो हैं ये अवेलेबल हैं, तो इसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। दिसंबर के 2 पार्ट आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे प्रतियोगिता दर्पण के। और बताने की जरूरत है नहीं कि हर एक एग्ज़ाम के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता दर्पण, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस सेशन का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ज्वाइन करने की, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। यहाँ पे आपको दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन का भी PDF मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर, वोकैब GK सब कुछ है, तो मेक श्योर वहाँ ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।